मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इनडिफरेंसेस कर्व के बारे में कि इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, इनडिफरेंस शेड्यूल क्या होते हैं, इनडिफरेंस मैथ क्या होता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है इनडिफरेंसेस कर्व की। इसके अलावा हमने अजम्पशंस की थी कि इनडिफरेंस कर्व में क्या क्या अजम्पशंस रहती हैं। और एक हमने छोटा सा टॉपिक किया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता क्या है। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, समराइज करवा देती हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो सिचुएशन है जहाँ पे अगर आपको एक्स फैक्टर की ज़्यादा कमोडिटी यूज़ करनी है तो आपको एक्स कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करनी है तो वाई कमोडिटी की कुछ एक यूनिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही क्या है आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। और ऐसा हम करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं हम ऐसा, ताकि हमारी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे, वो कहीं पे भी किसी भी लेवल पे चेंज। ओके, तो आज के सेशन पे आते हैं हम। आज हमें करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स। कैरेक्टरिस्टिक्स करने हमें इनडिफरेंस कर्व के कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट देखिए, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। जो स्लोप है इनडिफरेंस कर्व का वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, लेफ्ट टू राइट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हर लेवल पे हमें, अगर हम एक कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी को हमें कम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यही इसी वजह से क्या है, जो इनडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव होती है, अप टू डाउन आती है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें बता क्या रहा है कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन या पॉजिटिव स्लोप नहीं होते। क्यों नहीं होते ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि अगर आप ए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर आप ये x2 पे कंज्यूम करते हैं बी पॉइंट पे तो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्या बताया जा रहा है कि ए के कंपैरिजन में ना बी बेटर है। ठीक है, ए के कंपैरिजन में बी बेटर है, आप बी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। इसमें देखा जाए तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि ए के बजाय बी बेटर है और बी के बजाय सी बेटर है, और सी में भी यही बताया जा रहा है कि ए की बजाय बी बेटर है क्योंकि हमें वहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बट जो इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें किसी एक कमोडिटी की यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरे वाले को हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। और यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो बेटर है, प्रेफरेंस किसको दी जा रही है। ओके, तो इसी वजह से ये बोला जाता है कि जो स्लोप है इनडिफरेंस कर्व का वो कभी भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और पॉजिटिव स्लोप नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। अपवर्ड डायरेक्शन से वो लोअर डायरेक्शन आता है, कन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ। ओके, इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही रहेगा दैट इनडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन ही है, डाउन, अप टू डाउन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनडिफरेंस कर्व का वो किस वजह से बना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से बना है। अकॉर्डिंग टू द फिगर 2.7, in order to obtain 2 unit of item X, AM unit of item Y has to be sacrificed. ठीक है, in order to obtain 3 unit of item X, BN unit of item Y have to be sacrificed. As the consumer has more of X commodity, he is willing to sacrifice less of Y. This is due to diminishing marginal rate of substitution. अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताती हूँ। पहले जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट एक्स की यूज कर रहे थे और वाई यूनिट इसकी कर रहे थे। अब अगर आपको एक्स की 2 यूनिट यूज करनी है तो आपको अपनी वाई को y1 से क्या लाना होगा, y2 लाना होगा, मतलब कम करना होगा। हर एक लेवल पे धीरे धीरे ये क्या है, कम होता जाएगा। ठीक है, इसी वजह से क्या कहा जाता है कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो क्या होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। अगर आपको किसी एक यूनिट को ज़्यादा यूज करना है तो आपको किसी दूसरी यूनिट को रिड्यूस करना ही वहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे यही बताया हुआ है। थर्ड पॉइंट देखिए, 2 इनडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो 2 इनडिफरेंस कर्व्स हैं वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। ये जो सिचुएशन है वो कभी भी नहीं आती। देखिए, एज पर डायग्राम लेट अस अज्यूम दैट 2 इनडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज इनडिफरेंस कर्व 1 एंड इनडिफरेंस कर्व 2, जैसा आपको डायग्राम में शो किया हुआ है।
Point P and R being on the same indifference curve represent equal satisfaction. That is, a consumer is indifferent between P and R. But P and Q are also on the same indifference curves and represent equal satisfaction. Therefore, consumer is indifferent between P and Q. अब देखिए, एक इंडिफरेंस कर्व में तो P और R एक पे है तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, एक में P और Q है तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है. बट This is not possible because Q equal to R or consumer should be indifferent between Q and R. As point Q is above the point R, therefore it is proved that two indifference curve cannot cut each other. देखिए, बट ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता कि अगर P R के इक्वल है, P Q के इक्वल है तो Q R के इक्वल होगा. ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हर किसी का सेम रहा हो. ठीक है, तो इस वजह से ये भी बोला जाता है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. ओके, अभी हमने यहाँ पे जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं उन्हें. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने किया है वो किया है कि जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो नेगेटिव होता है. ना तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, ना वो वर्टिकल होता है और ना ही वो पॉजिटिवली स्लोप होता है. वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप होता है. इस सिचुएशन में अपर टू लोअर जाता है, वो लोअर टू अपर नहीं जाता. ये तीनों डायग्राम्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, ये तीनों डायग्राम्स ऐसे सिचुएशन इंडिफरेंस कर्व में कभी भी नहीं आती. सेकंड हमने किया था इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन. जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा ओरिजिन के कन्वेक्स होते हैं. क्यों होते हैं वो ओरिजिन के कन्वेक्स? क्योंकि अगर हमें एक यूनिट को ज़्यादा यूज़ करना है तो हमें किसी दूसरे प्रोडक्ट की एक यूनिट को कम करना होगा. और ये होता किस वजह से है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है. एक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे पे लाई वो नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि एक जो कंज्यूमर है वो किन्हीं 3 पॉइंट्स पे आकर के इंडिफरेंट नहीं हो सकता. किन्हीं 3 जगहों से सेम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती. किन्हीं 2 से तो मिल सकती है पर किन्हीं 3 से नहीं मिल सकती. ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं. अब हम करने जा रहे हैं बजट लाइन. देखिए, अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है बजट लाइन. उसको देखिए क्या होता है बजट लाइन. वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि होता क्या है. बाय द नॉलेज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स द कंज्यूमर कैन नॉट डिसाइड दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ टू गुड शुड बी कंज्यूम. देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिफरेंस कर्व की हमें नॉलेज होगी तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कौन सी यूनिट को यूज़ करना है, कौन सी क्वांटिटी को यूज़ करना है. For this, the consumer must know the amount of income which he has to spend on X and Y and what are their prices. ये डिसाइड करने के लिए कि उसे कौन सा गुड्स यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, उसको अपनी खुद की इनकम पता होनी चाहिए और उसे X और Y का प्राइस भी पता होना चाहिए. Suppose there are n number of goods in the market and prices are P1, P2 up to Pn and income of consumer is M. Then the equation budget line will be like this. तो इक्वेशन क्या बनेगी? M equal to P1 x1 P2 x2 plus up to Pn xn तक. Here P1 P2 up to Pn are prices of goods and x1 x2 and xn is the quantity of consumption. ठीक है, जो x के फैक्टर में है वो कंजम्पशन क्वांटिटी है और p के जो उसमें फंक्शन में है वो प्राइस है. To draw graph of budget line, we take up 2 commodities x and y. The price of these 2 goods are px and py respectively. Then the equation of budget or budget line is m equal to xpx और y plus y equal y multiply py. ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएशंस लिए हैं x और y और उनको उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया और ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया. बजट लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन ग्राफ एज फॉलोज. इस तरीके से हम कर सकते हैं. commodity x has been measured on x axis and commodity y on y axis. Now we assume that the consumer's income is rupees 80 and price of x unit is 2 and price of y per unit is 1. ठीक है, x commodity का per unit price 2 है और y commodity का per unit price 1 है. If consumer spends his total income on x per unit and then he can get 40 units of it. अगर कंज्यूमर जो है सिर्फ और सिर्फ x यूनिट पे x कमोडिटी पे अपनी इनकम स्पेंड करता है तो उसे वहाँ से 40 यूनिट मिलेगी. Therefore value of x is 40 and if consumer spend his total income on y he will get 80 units of y. That means value of y is 80. Therefore price line shows the different combination of 2 goods which consumer can purchase with his limited income and given prices
ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब प्राइस लाइन जो आपका वो क्या शो करता है कि आप जो है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूज करें ताकि आपकी जो लिमिटेड इनकम है उसके अंडर भी वो रहे और आपको वहां से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिले। इन फिगर 2.9 इस फिगर की बात कर रहे हैं हम। द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ प्राइस लाइन और बजट लाइन। देखिए जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रहा है ये क्या है, आपकी बजट लाइन या प्राइस लाइन है। टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर इज स्पेंट ऑन दिस बजट लाइन। इस बजट लाइन के अंडर ही उसकी सारी इनकम स्पेंड कर दी है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज एज फॉलोज। आप इसको लिखेंगे कैसे, एम मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्स यूनिट ऑफ पी एक्स और वाई यूनिट ऑफ पी वाई। ठीक है, यहां से हम किसी भी एक वेरिएट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे इन्होंने वाई की निकाली है कि वाई पर यूनिट पे क्या आएगा, टोटल इनकम में से एक्स की आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, वाई इक्वल टू एम पी वाई माइनस पी एक्स पी वाई बाई एक्स। ये कैपिटल एक्स है यहाँ पे। ठीक है, इफ वी कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इज स्लोप एंड cy इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, m इक्वल टू माइनस पी एक्स वाई। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि अगर आप अपनी इनकम में से नॉर्मल बताते हैं, मैं ये बोल क्या रहा है आपको, अगर आप अपनी इनकम में से एक्स यूनिट की जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको माइनस कर दें तो आपके पास वाई यूनिट क्या आ जाती है, और अगर आप अपने इनकम में से वाई यूनिट को माइनस कर दें तो आपके पास एक्स यूनिट क्या आ जाती है। ओके, जो स्लोप है बजट लाइन की वो हमेशा प्राइस रेशियोज के इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, एम इक्वल टू माइनस पी एक्स बाय पी वाई। ओके, तो ओवरऑल जो बजट लाइन है वो आपका क्या बता रहा है, जो बजट लाइन है वो आपका ये बताता है कि आपके पास कितनी इनकम है और आपको अपनी उस इनकम को किस तरीके से स्पेंड करना है ताकि आपको क्या है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसी वजह से बजट लाइन ड्रॉ की जाती है और बजट लाइन में आपको बताया क्या जाता है कि आप एक्स यूनिट कितना यूज करें और वाई यूनिट कितना यूज करेंगे, ये आपको इसमें बताया जाता है। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन थी। इसके बाद जो हम चैप्टर कर रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। बजट लाइन पे आकर के हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक है, ऑर्डिनल अप्रोच है, वो भी फिनिश हो रही है। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच भी यहाँ फिनिश हो रही है। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक किए हैं, एक तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं इंडिफरेंस कर्व के और एक बजट लाइन की है। अब हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में सिर्फ तभी होगा जब वो जो है अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर ले, मैक्सिमम कर ले। देयर आर 2 कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए एक बार इसको आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये पढ़िए कि वो कंडीशंस कौन कौन सी है। The consumer will be in equilibrium at the point where price line is target to indifference curve। टारगेट नहीं आएगा, यहाँ टेंजेंट आएगा। जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में तभी होता है जब जो प्राइस लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो। इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ये आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होता है। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर प्राइस रेशियोज आर इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में कब होता है, जब उसकी जो प्राइस रेशियो है वो उसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के क्या हो, इक्वल हो। और थर्ड कंडीशन क्या है, द थर्ड एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम MRSXY मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन शुड बी डिक्लाइनिंग। इट सिंपली मीन्स दैट इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, एक तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होना चाहिए, उसके प्राइस रेशियो और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल होनी चाहिए और वो जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए। अब देखिए इस डायग्राम को अच्छे से, इस डायग्राम में देखिए जो ए बी लाइन है वो क्या है, आपकी प्राइस लाइन है। जो ये वाली लाइन है आपकी, ये क्या है, देखिए ये जो ए बी है ये क्या है, आपकी प्राइस लाइन है और आप इसे बजट लाइन भी कहते हैं। ये आपकी वो लाइन है, इंडिफरेंसेस कर्व है। यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है ये आपका क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। अब देखिए हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को रीड करते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। टू फाइंड आउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ए ग्राफ ऑफ इंडिफरेंस कॉज इज ड्रॉन, कॉज नहीं कर्व आएगा यहाँ, काफी वो है इसमें। ए ग्राफ ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ड्रॉन अलोंग विद बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन के साथ साथ क्या है, इंडिफरेंसेस कर्व्स पे ड्रॉ किए जाते हैं। द इंडिफरेंस कर्व विच इज क्लोज टू द ओरिजिन रिप्रेजेंट लेसर सेटिस्फेक्शन।
वो इंडिफरेंस कर्व जो ओरिजिन के सबसे पास है ये क्या दिखाएगा, लेस सेटिस्फेक्शन, और जो बहुत दूर है वो क्या दिखाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, गिवन द बजट लाइन द कंज्यूमर्स ट्राई टू अटेन हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, इस बजट लाइन के थ्रू ही वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व की तरफ जाता है। इन फिगर 2.10 AB इज बजट लाइन। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि AB जो है वो बजट लाइन है। IC1, IC2, IC3 ये क्या है, आपके इंडिफरेंसेस कर्व हैं। गिवन द बजट लाइन द कंज्यूमर में गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय IC2 कर्व। अब अगर इस बजट लाइन के थ्रू हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर को वो कहाँ मिल रहा है, इंडिफरेंस कर्व 2 पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके प्राइस लाइन पे बिल्कुल उसका इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है, जो आपका क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। देखिए, एट पॉइंट P बजट लाइन AB इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व IC2, दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। At this point consumer purchase OL amount of X and OM amount of Y। अब देखिए जो ये है उसका क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, OL क्वांटिटी X कमोडिटी की कंज्यूम करेगा और OM क्वांटिटी Y कमोडिटी की वो यहाँ कंज्यूम करेगा, ताकि उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है पॉइंट P है उसे वो क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, ओवरऑल और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो सिचुएशन जहाँ पे जो कंज्यूमर है अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, बिल्कुल मैक्सिमम कर सके। ठीक है, और उसके लिए हमने 3 कंडीशंस पे पढ़ी थी। फर्स्ट क्या पढ़ी थी कि प्राइस लाइन के बिल्कुल टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व, ताकि वहाँ से हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर सके। इसके अलावा जो प्राइस रेशियो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होनी चाहिए, डिक्लाइनिंग होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होने चाहिए। और उसके बाद हमने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि डायग्रामेटिकली हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने जो है 2 तरीके के अप्रोचेस यहाँ पढ़ी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। एक तो पढ़ी है कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, और एक हमने पढ़ी है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें हमने इंडिफरेंसेस कर्व्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो एज अ होल कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं यहाँ से कि जो कार्डिनल अप्रोच है ना वो अजम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, हम वहाँ अजम्पशंस मान कर चलते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा, जो कंज्यूमर है वो इतनी कम यूज़ करेगा, उस लेवल पे जाकर के वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा, इस तरीके से। जबकि जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें अजम्पशंस हैं, बट वो अजम्पशंस किस तरीके की है, रियलिस्टिक नेचर की है। ठीक है, ये बोलता है ना कि कंज्यूमर रैशनल है, तो हाँ कंज्यूमर रैशनल है, वो किन्हीं 2 में से कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसको प्रायोरिटी दी जाती है कार्डिनल अप्रोच से, ताकि जो है आपके कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है उसे इजीली रीड आउट किया जा सके। जो कार्डिनल अप्रोच है वो भी नो डाउट यूजफुल है, क्यों, क्योंकि वहाँ से हमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इन सभी के बारे में पता चलता है। ठीक है, और वहाँ पे जो लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या है, आपका बेस होता है कई सारे लॉ का, जैसे लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, इन सभी का वो क्या होता है, बेस होता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि कार्डिनल अप्रोच जो है यूजलेस है, वो यूजफुल है, बट अगर हमें कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन को स्टडी करना है, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन से डील करना है, तो हमें कार्डिनल अप्रोच के बजाय ऑर्डिनल अप्रोच को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑर्डिनल अप्रोच को हमें ज़्यादा अच्छे से रीड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। एज एंड होल मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में हमने रीड किया है अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लेक्चर हुए हैं हमारे इस टॉपिक के। इसमें हमने रीड किया है कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हमने यूटिलिटी एनालिसिस किया था कि यूटिलिटी किस तरीके से डिराइव होती है। उस यूटिलिटी में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, उसके बाद हम आए थे ऑर्डिनल अप्रोच पे हमारे, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, इंडिफरेंस शेड्यूल्स क्या होते हैं, इंडिफरेंस मैप्स क्या होते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बजट लाइन क्या होती है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को आप इंडिफरेंस कर्व के थ्रू किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सैटरडे जो है आपका होता है डाउट सेशन, आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। और इन टॉपिक को बुक से पढ़ाने का मतलब मेरा यही था, क्योंकि बोर्ड पे जो है हम वर्ड टू वर्ड लिख नहीं सकते। ठीक है, बोर्ड पे हम वर्ड टू वर्ड एक चीज़ लिख नहीं सकते,
तो इसीलिए बुक की हेल्प ली गई इसमें, ताकि आपको जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाए, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न की जो है माइंड में ना रहे आपके, कुछ भी कन्फ्यूजिंग कि हाँ इस तरीके से ये रहा होगा, ये हुआ होगा, इस तरीके का कोई भी आपके माइंड में ना रहे। इसी वजह से इसको बुक के थ्रू पढ़ाया गया है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं बता देती हूँ आपको कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो हम हमारा चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे आपके बाकी के रेस्ट ऑफ द चैप्टर बेस्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको ये तो करना ही है, और जब आपके नेक्स्ट सेशन होगा उससे पहले आपको एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन को रीड करना है, एक बार गो थ्रू होना है टॉपिक से कि टॉपिक कह क्या रहा है। ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उसे रीड करें, स्टडी करें, तो हमारे लिए इजी रहे, हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। और आपको इसमें रीड क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन। सिर्फ इतना ही आपको रीड करना है, प्रोडक्शन होता क्या है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं प्रोडक्शन के, और उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।